नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी सूडान के हालातों की और साथ ही इन हालातों में फंसे हुए भारतीयों को वहां से निकालने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति की। इसके अलावा बात होगी रूस यूक्रेन की ताजा स्थिति की और अस्त व्यस्त होते जीवन पर यूरोप में पड़ रही है भीषण गर्मी की। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 7 दिनों से गृह युद्ध की आग में झुलस रहे सूडान में गोलीबारी जारी। अब तक 400 से ज्यादा लोगों की गई जान। रैपिड सपोर्ट फोर्स ने मानवीय आधार पर 72 घंटे के युद्ध विराम का किया है ऐलान। यूनिसेफ ने जंग को तुरंत रोकने का किया आह्वान। दुनिया के कई देशों ने अपने अपने नागरिकों को निकालने का काम किया शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए की उच्च स्तरीय बैठक। सूडान में घटनाक्रमों की बारीकी से निगरानी, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का लगातार मूल्यांकन और हर संभव सहायता प्रदान करने का दिया निर्देश। सूडान के पड़ोसी देशों के साथ करीबी संपर्क बनाए रखने के महत्व पर भी दिया जोर। डराने धमकाने की औपचारिक शिकायतों की स्वतंत्र जांच के बाद ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री और न्याय मंत्री डोमिनिक रॉब ने अपने पद से दिया इस्तीफा। जांच में कुछ तथ्य सामने आने के बाद छोड़ा पद। जांच के नतीजों पर उठाए सवाल। सुनक की कैबिनेट से अब तक 3 लोगों ने दिया इस्तीफा। G7 देश द्वारा रूसी निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की संभावना। क्रेमलिन ने कहा प्रतिबंध से वैश्विक अर्थव्यवस्था होगी प्रभावित। युद्ध के दौरान रूसी सेना की मानवीय भूल आई सामने। अपने ही शहर पर गिराया बम। यूक्रेन से अनाज की ढुलाई फिर से शुरू। जलवायु परिवर्तन पर यूएन की रिपोर्ट ने बढ़ाई दुनिया की चिंता। बाढ़ और गर्मी ने सभी महाद्वीपों के लोगों को किया प्रभावित। 2022 में मौसमी बदलाव की वजह से यूरोप में हुई 15,000 से अधिक मौतें। कहा खतरे से निपटने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है बाकी। और आइए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका के देश सूडान पर नियंत्रण के लिए 2 गुटों के बीच संघर्ष चल रहा है। सूडान के अर्धसैनिक बल और सेना के बीच संघर्ष जारी है। मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कई घंटों के विराम के बाद फिर से राजधानी खार्तूम में संघर्ष शुरू हो गया, जिसके चलते अब तक सूडान में जारी गोलीबारी और हवाई हमले में कम से कम 413 से ज्यादा लोगों ने असमय अपनी जानें गंवा दी। क्या है ताजा स्थिति, रिपोर्ट देखिए। पिछले 7 दिनों से गृह युद्ध की आग में झुलस रहे सूडान को शुक्रवार को राजधानी खार्तूम में गोलीबारी जारी रही। अब तक सूडान में जारी गोलीबारी और हवाई हमले में कम से कम 413 लोगों ने असमय अपनी जानें गंवा दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी सैनिकों और बंदूकधारियों ने ईद की विशेष नमाज के दौरान खार्तूम के अधिकतर हिस्से में एक दूसरे पर गोलियां चलाई। हालांकि आरएसएफ ने कहा कि वह मानवीय आधार पर 72 घंटे के युद्ध विराम पर सहमत हो गया है, लेकिन आरएसएफ ने अभी तक संघर्ष विराम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आरएसएफ की तरफ से शुक्रवार सुबह 6 बजे युद्ध विराम लागू हो गया। उधर ईद के मौके पर सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुरहान ने ईद के मौके पर सुरक्षा और शांति की कामना तो की, लेकिन अपने बयान में युद्ध विराम का कोई जिक्र नहीं किया। हमारा देश एक गहरे घाव से पीड़ित है, जिसने पीड़ितों, विस्थापित परिवारों, संस्थानों और घरों को नष्ट कर दिया है। बर्बादी और विनाश और गोलियों की आवाज ने उन खुशी को दबा दिया है जिसके हम हकदार हैं। हालांकि हमें उम्मीद है कि हम इस समस्या पर काबू पाते हुए मजबूती के साथ उभरेंगे। इस बीच सूडान में मानवीय कार्य में लगे संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने जंग को तुरंत रोकने का आह्वान किया है। यूनिसेफ प्रवक्ता के मुताबिक लड़ाई में कम से कम 9 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि अब तक करीब 4000 लोग घायल हुए हैं। यूएन प्रवक्ता ने सूडान में कुपोषित बच्चों की स्थिति के बारे में चिंता जताते हुए कहा कि लड़ाई के कारण 50,000 से अधिक बच्चों की सुरक्षा सहायता खतरे में है।
You will have seen also means कम से कम 9 बच्चे मारे गए और करीब 50 बच्चे घायल हुए हैं। जब तक लड़ाई जारी रहेगी तब तक यह संख्या बढ़ती रहेगी। उधर सूडान में फंसे दुनिया के कई देशों ने अपने अपने नागरिकों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। दक्षिण कोरिया, स्पेन, जर्मनी, मिस्र सहित कई अन्य देशों ने खार्तूम से विशेष विमान के जरिए नागरिकों के निकासी का काम शुरू कर दिया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने सूडान में जारी संघर्ष को रोकने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने दोनों जनरलों से अलग अलग फोन पर बातचीत कर युद्ध विराम की अपील की। एर्दोगन ने दोनों युद्धरत नेताओं से कहा कि तुर्की ने शुरुआत से ही सूडान में बदलाव प्रक्रिया का ईमानदारी से समर्थन किया है। जानलेवा लड़ाई के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने नागरिकों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए संघर्ष विराम की मांग दोहराई। सूडान में लड़ाई तुरंत रुकनी चाहिए ताकि संघर्षग्रस्त इलाके से लोगों को निकलने में मदद मिल सके। हिंसा की बढ़ती घटना मानवीय सुरक्षा के लिए चिंता पैदा कर दी है। जनरलों की लड़ाई में पिस रहे सूडान के लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। दरअसल सूडान ने पिछले 5 दशकों में कई गृह युद्ध देखे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर मौत और भुखमरी जैसी समस्याएं बढ़ाई हैं। दरअसल सूडान के पूर्व तानाशाह उमर अल बशीर ने अपने शासन के दौरान 2013 में आरएसएफ का गठन किया था। सूडान की स्थिति को लेकर दुनिया परेशान है और ऐसे में सूडान की सेना और अर्धसैन्य बल के बीच टकराव की वजह से हुई हिंसा में अब तक एक भारतीय समेत 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसा प्रभावित सूडान में भारतीयों से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। क्या रही इस बैठक की मुख्य बातें, आइए जानते हैं। पिछले 7 दिनों से गृह युद्ध की आग में झुलस रहे सूडान की स्थिति से पूरी दुनिया परेशान है। ये संघर्ष देश के सैन्य नेतृत्व के भीतर ताकत के संघर्ष का सीधा परिणाम है। देश में सूडान की नियमित सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नामक अर्ध सैन्य बल के बीच टकराव के कारण यह हिंसा हुई है। इसी के मद्देनजर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसा प्रभावित सूडान में भारतीयों से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विदेश मंत्री अजय शंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सूडान में भारत के राजदूत, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख, विदेश और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा वरिष्ठ राजनयिक वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को सूडान की ताजा स्थिति से अवगत कराया गया और जमीनी स्थितियों की समीक्षा की गई। बैठक में वर्तमान में सूडान में रह रहे करीब 3000 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह गोली लगने से घायल हुए एक भारतीय नागरिक की मौत पर शोक व्यक्त किया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने, घटनाक्रम पर करीब से नजर रखने और सूडान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का लगातार मूल्यांकन करने और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलते सुरक्षा परिदृश्य और विभिन्न विकल्पों की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए आकस्मिक निकासी योजनाओं को तैयार करने का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने सूडान के साथ साथ इस क्षेत्र के उन पड़ोसी देशों के साथ भी घनिष्ठ संपर्क बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया जहां भारतीयों की संख्या अधिक है। उधर विदेश मंत्री अजय शंकर ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की और सूडान G20 की अध्यक्षता और यूक्रेन के मौजूदा घटनाक्रम पर चर्चा की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सूडान में जारी हिंसा पर भारत जल्द संघर्ष विराम की दिशा में प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता है, जिससे सुरक्षित गलियारों यानी कॉरिडोर का निर्माण हो सके। Most of our meeting was on the Sudan situation. We also, of course, discussed the G20. We also spent some time on the Ukraine conflict. But essentially, it was about Sudan. And in Sudan, the UN is at the heart of the efforts to establish a ceasefire. And that is really key because at the moment, unless there is a ceasefire and unless there are corridors, it's not safe for people really to come out. वहीं भारत सरकार अपने नागरिकों को निकालने को लेकर सक्रिय है। विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए आपात योजना तैयार की है। हालांकि ये संघर्षरत क्षेत्र के हालात पर निर्भर करेगा। फिलहाल वहां फंसे भारतीयों को सलाह दी गई है कि वे जहां हैं सुरक्षा की दृष्टि से वहीं रहें। सूडान की राजधानी खार्तूम स्थित भारतीय दूतावास काम कर रहा है। हालांकि दूतावास भवन में इस समय कोई कर्मी मौजूद नहीं है।
भारतीय राजनयिक फंसे हुए लोगों के साथ संपर्क में हैं। भारतीय दूतावास जिस इलाके में है वहां अन्य देशों के राजनयिक मिशन भी हैं और उस इलाके में संघर्ष चल रहा है। फिलहाल भारतीय दूतावास को निशाना बनाए जाने की कोई जानकारी नहीं है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि सूडान के हालात तनावपूर्ण हैं और सरकार का ध्यान भारतीयों की सुरक्षा पर केंद्रित है और उनके साथ विभिन्न माध्यमों से संपर्क कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीडी न्यूज। दक्षिण अफ्रीका के पीटरमैरिट्सबर्ग शहर में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक घर में घुसकर गोलीबारी की। गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में 7 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। फिलहाल पुलिस गोलीबारी की घटना की जांच कर रही है। दुनिया की सबसे ऊंची हत्या दर दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका की आबादी 60 मिलियन है और यहां हर साल लगभग 20,000 हत्याएं दर्ज की जाती हैं। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात यूरोप की। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध। अब पुतिन की सेना ने गलती से अपने ही शहर को निशाना बना दिया। बड़ों के मुताबिक आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट जो सामने आई उसमें रूस के सुखोई 24 फाइटर जेट ने रूस के यूक्रेन से सटे शहर बेलगोरोड पर गलती से यह बम गिराया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास बनी अपार्टमेंट की इमारतें हिल गईं और एक कार स्टोर की छत पर जा गिरी। धमाके की वजह से पार्किंग स्लॉट में 65 फुट चौड़ा गड्ढा बन गया। रूसी शहर बेलगोरोड यूक्रेन की सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर, महज कुछ किलोमीटर दूर रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। ये बात यहाँ के लोगों को भी पता है, लेकिन जंग के दौरान मानवीय चूक का अंदेशा यहाँ के लोगों को नहीं था। गहराती रात में पार्किंग स्लॉट में अचानक धमाका होता है और कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। दरअसल बेलगोरोड के लोगों को अपने ही वायु सैनिकों की गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। दरअसल रूसी लड़ाकू विमान सुखोई 34 निकला तो था खार्किव पर बम गिराने के लिए, लेकिन गलती से इसने अपने ही इलाके में गिरा दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास बने अपार्टमेंट की इमारतें हिल गई और एक कार स्टोरी की छत पर जा गिरी। धमाके की वजह से पार्किंग स्लॉट में 65 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। इमारतों की खिड़कियां टूट गईं, कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। रक्षा मंत्रालय ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस विस्फोट में कोई भी नागरिक मारा नहीं गया है। 2 आम नागरिक आंशिक रूप से घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। यह विस्फोट इतना तेज था कि एक कार उड़कर पड़ोस के दुकान की छत पर पहुंच गई। उधर यूक्रेन में युद्ध के दौरान सैनिकों को टैंकों के संचालन के लिए प्रशिक्षण देने की घोषणा की। करीब 10 हफ्ते तक चलने वाले प्रशिक्षण में जंग के मैदान में शामिल यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें सैनिकों को अब्राम टैंकों को चलाने के गुर सिखाए जाएंगे। जर्मनी के रामस्टीन यूएस एयरबेस में नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों की एक बैठक में जर्मनी, पोलैंड और यूक्रेन ने लेपर्ड टैंकों के रखरखाव के लिए सर्विस सेंटर स्थापित करने पर सहमत बनी। 31 टैंक मई के अंत में जर्मनी के ग्रेफेनवोहर प्रशिक्षण क्षेत्र में पहुंचेंगे। जर्मनी में हुए रक्षा मंत्रियों की बैठक में अमेरिका और सहयोगी देशों ने यूक्रेन के लिए अधिक हवाई रक्षा सामग्री और गोला बारूद देने पर चर्चा की। बैठक में हमने 3 प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। यूक्रेन को वायु रक्षा सामग्री, गोला बारूद और अन्य सहायता देने पर सहमति बनी, क्योंकि रूस के मिसाइल खतरे से अपने नागरिकों और बुनियादी ढांचे और बलों को बचाने के लिए यूक्रेन को तत्काल हमारी मदद की जरूरत है।
उधर बखमुत के अधिकांश हिस्सों पर रूसी सैनिकों के कब्जे का खंडन करते हुए रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि संकटग्रस्त शहर का आखिरी हिस्सा अभी भी कीव के कब्जे में है। दरअसल यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में महीनों से लड़ाई जारी है और यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। हमला करने वाले इकाइयों ने ओटियोमोवस्क शहर के पश्चिमी हिस्से में लड़ाई जारी रखी। पैराट्रूपर बलों ने दुश्मन के पलटवार के प्रयास को दबा दिया और हमला करने वाली इकाइयों का समर्थन किया, जिसका बखमुत पर कब्जा का अंतिम लक्ष्य है। बहरहाल यूक्रेनी पक्ष के साथ 2 दिवसीय वार्ता के बाद पोलैंड के जरिए यूक्रेन से अनाज की ढुलाई शुक्रवार को फिर शुरू हो गई। ढुलाई के वक्त पोलैंड से गुजरते समय वाहनों की विशेष इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली द्वारा परिवहन को एस्कॉर्ट और मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अनाज का कुछ भी हिस्सा पोलैंड में नहीं रह पाए। उधर रोमानिया ने घोषणा की है कि उसका देश यूक्रेनी अनाज के आयात पर एक तरफा प्रतिबंध नहीं लगाएगा। रोमानिया के कृषि मंत्री के मुताबिक सरकार पूरी यूरोपीय किसानों की मदद के लिए यूरोपीय आयोग द्वारा उपायों को लागू करने का इंतजार करेगा। इससे पहले रोमानिया ने अपनी सीमा चौकियों पर नियंत्रण कड़ा करते हुए यूक्रेनी अनाज के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि हम प्रतीक्षा करें यह देखने के लिए कि आयोग क्या निर्णय लेता है। हम दीर्घकालिक नियम स्थापित करने के लिए दोबारा बैठक करेंगे। G7 देशों द्वारा रूस को निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा पर क्रेमलिन ने भी पलटवार किया है। क्रेमलिन के मुताबिक प्रतिबंधों का असर रूस के साथ दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ेगा, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को खतरा पहुंचेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर G7 देशों द्वारा यह प्रतिबंध लागू होता है तो कोई भी देश रूस को किसी भी तरह का हथियार या अन्य जरूरी सामान निर्यात नहीं कर पाएगा। और वहीं यूरोप में मौसम का हाल इन दिनों झुलसाने वाली गर्मी का है, जहां जीवन बड़ी ही कठिनाइयों के साथ लोगों को गुजारना पड़ रहा है। जबरदस्त गर्म हवाओं के उत्तर की ओर बढ़ने के साथ ही पारा चढ़ता जा रहा है। दरअसल WMO ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी कर कई पहलुओं पर चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में यूरोप में कम से कम 15,700 मौतों के पीछे का कारण हीट वेव रहा। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से जूझ रही दुनिया के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। WMO ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी कर कई पहलुओं पर चिंता जाहिर की है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। जलवायु परिवर्तन ने खाद्य असुरक्षा को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर पलायन देखा गया। WMO की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में यूरोप में कम से कम 15,000 से ज्यादा मौत के पीछे हीट वेव कारण रहा। इतना ही नहीं, बाढ़ और गर्मी ने किसी न किसी रूप में तकरीबन सभी महाद्वीप के लोगों को प्रभावित किया है। अंटार्कटिक समुद्री बर्फ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर अपने सबसे निचले स्तर तक गिर गई, जबकि कुछ यूरोपीय ग्लेशियर का पिघलना बदस्तूर जारी है। ऐसा नहीं है कि इससे निपटने के प्रयास नहीं किए गए, लेकिन अरबों डॉलर खर्च होने के बावजूद हालात में बहुत बदलाव देखने को नहीं मिला है। वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्मी में ग्रीन हाउस गैसों के रिकॉर्ड स्तर ने वैश्विक स्तर पर सूखे, बाढ़ और गर्मी में बेतहाशा बढ़ोतरी की है। पिछले 8 वर्ष में वैश्विक औसत तापमान रिकॉर्ड में सबसे अधिक रहा है। साल 2022 में यह साल 1850 और सन 1900 के औसत से 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों के इतने उच्च स्तर पहले ही उत्सर्जित हो चुके हैं कि पानी हजारों वर्षों तक बढ़ता रहेगा। द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 नाम की यह रिपोर्ट गर्मी सूखने वाले ग्रीन हाउस गैसों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के कारण भूमि, समुद्र और वातावरण में वैश्विक स्तर पर बदलाव को दर्शाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 8 वर्षों में वैश्विक औसत तापमान रिकॉर्ड सबसे अधिक रहा है। दरअसल 2022 में ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के स्तर में वृद्धि फिर से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे जलवायु में परिवर्तन गति पकड़ रहा है। इससे दुनिया भर की आबादी गंभीर रूप से
प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से साल 2021 तक दुनिया भर के 230 करोड़ लोगों को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा था, जिसमें से 9 करोड़ से अधिक लोगों को गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2021 में 76 करोड़ लोग कुपोषण का सामना कर रहे थे, जो वैश्विक आबादी का 9.8% है। इसमें से आधे एशिया और 1/3 अफ्रीका में है। और वहीं ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक रॉब ने घोटाले के आरोपों के बीच सरकार से इस्तीफा दे दिया। एक स्वतंत्र जांच में इस बात का खुलासा किया गया कि डोमिनिक रॉब ने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के शीर्ष मंत्रियों और उनके पद सहयोगियों को पद से हटाने की धमकी दी थी। व्यक्तिगत आचरण और व्यवहार को उप प्रधानमंत्री डोमिनिक रॉब का इस्तीफा प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के कंजर्वेटिव पार्टी को फिर से मजबूत करने के प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। ऋषि सुनक ने अक्टूबर को प्रधानमंत्री पद संभालते समय यह वादा किया था कि पार्टी को सशक्त और एकजुट बनाने की दिशा में काम करेंगे। महीने लंबी चली जांच प्रक्रिया के दौरान इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि उप प्रधानमंत्री रॉब ने सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों को धमकाने और डराने का काम किया। सरकारी अधिकारियों ने रॉब के आचरण और व्यवहार को लेकर औपचारिक शिकायतें दर्ज कराई। इसके बाद नवंबर में डोमिनिक रॉब ने जांच का अनुरोध किया था। उन्होंने जांच के परिणाम को स्वीकार करने की बाध्यता तो जताई, लेकिन साथ ही अपने व्यवहार और आचरण का भी दृढ़ता से बचाव किया। अपने इस्तीफे में रॉब ने कहा कि अच्छी सरकार चलाने के लिए ये जांच का नतीजा एक खतरनाक मिसाल है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे अपने त्यागपत्र में कहा कि ये मंत्रियों के खिलाफ नकली शिकायतों को प्रोत्साहित करेगा और इससे आपकी सरकार और ब्रिटिश लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और वक्त यहाँ एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात एशिया की। दक्षिण कोरिया और अमेरिका सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। उत्तर कोरिया ने उकसावे के मद्देनजर दोनों देशों की सेनाएं ये युद्धाभ्यास कर रही हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया को प्रमुख उद्देश्य संयुक्त वायु अभ्यास पर केंद्रित रहा। वायुसेना में आपसी तालमेल को मजबूत, सटीक और मारक बनाने को लेकर युद्धाभ्यास किया गया। दोनों देशों के पायलट अभ्यास से पहले एक ब्रीफिंग में उन्होंने भाग लिया। दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वीडियो में दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी जेट लड़ाकू विमानों को हवा में फॉर्मेशन में उड़ते हुए दिखाया गया। 12 दिवसीय इस संयुक्त युद्धाभ्यास की शुरुआत 17 अप्रैल को हुई थी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले ऑल आउट परमाणु युद्ध के लिए पूर्वाभ्यास की शुरुआत यानी वार्षिक बसंत सैन्य अभ्यास के बाद उत्तर कोरिया के साथ तनाव चरम पर पहुंच गया। इसके बाद उत्तर कोरिया की सैन्य तैयारियों और गतिविधियों में तेजी देखने को मिली है। उत्तर कोरिया ने इसके खिलाफ अमेरिका और दक्षिण कोरिया को आक्रामक कार्रवाई की धमकी दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के राजनेताओं और विपक्ष से अपील की कि वे मारे गए सैनिकों और आतंकवादी हमलों के पीड़ितों के लिए वार्षिक स्मरणोत्सव स्थल से दूर न्यायिक ओवरहॉल योजना पर विरोध प्रदर्शन करें। जेरूसलम में टेलीविजन पर प्रसारित 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कहा गया कि वार्षिक कोई भी स्मरणोत्सव को बाधित करने वाले को कैमरे से दूर रखा जाएगा। नेतन्याहू के धार्मिक राष्ट्रवादी गठबंधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर नकेल कसने वाले सुधारों को पेश करने के बाद से इजराइल में सड़कों पर अभूतपूर्व प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेतन्याहू के अनुसार इस फैसले के मकसद शक्तियों का संतुलन है, जबकि आलोचकों को लगता है कि न्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का डर सता रहा है। और वक्त यहां एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।
Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और अब बात विश्व संस्कृति की। ईंट पत्थरों से बने घर आपने बनाते देखा होगा और सुना भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी प्लास्टिक वेस्ट से बनाए गए घर के बारे में सुना है? जी हां, इंडोनेशिया में कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया गया है। आइए देखते हैं। हर घर की एक कहानी होती है और हर कहानी में एक घर होता है। ऐसी ही एक कहानी है इंडोनेशिया में प्लास्टिक वेस्ट से बने एक घर की। इंडोनेशिया के पर्यावरणविद गैरी बेंचेघिप ने प्लास्टिक वेस्ट से बने एक घर को अपना आशियाना बना लिया है। पिछले कुछ महीनों में ये घर उनके जीवन में रच बस सा गया है। वैसे तो ये घर मात्र 12 वर्ग मीटर में बना हुआ है, लेकिन सभी प्रकार की जरूरत की चीजें इस घर में मौजूद हैं। मॉड्यूलर किचन, बाथरूम, बेडरूम और इंटरनेट समेत तमाम तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये घर। अचरज की बात है कि इस घर को प्लास्टिक और वेस्ट स्ट्रॉ की मदद से तैयार किया गया है। मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों न हम नदियों से इकट्ठा होने वाले बेकार प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल करें, और देखिए यह वास्तव में सच हो गया। इंडोनेशिया के पर्यावरणविद गैरी बेंचेघिप ने इसकी शुरुआत की सुंगई वॉच आंदोलन से। सुंगई वॉच आंदोलन समुद्र में जाने वाले प्लास्टिक कचरे को रोकने का प्रयास था। गैरी ने 2 साल पहले बाली और जावा के आसपास बंद नदियों, गंदे समुद्री तटों और अवैध कचरा डंपिंग स्थलों को साफ करने का प्रण लिया था। अब गैरी बड़े पैमाने पर प्लास्टिक घरों का निर्माण प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित लोगों के लिए करना चाहते हैं। बाली के हाई एंड बीच क्लब जीरो वेस्ट एफर्ट अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। क्लब में उपयोग में आने वाली कुर्सियों और सजावट की तमाम चीजों को प्लास्टिक वेस्ट से तैयार किया गया है। यह रचनात्मकता पर आधारित एक वास्तविक प्रक्रिया है। हम रोज जमा होने वाले कचरे को देखते हैं और सोचते हैं कि हम विज्ञान, डिजाइन, विभिन्न तत्वों के जरिए कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। हम रचनात्मक होने का प्रयास करते हैं। 2021 में इंडोनेशिया में लगभग 9,15,500 टन कचरा जमा हुआ था। इसको देखते हुए बाली में स्थानीय प्रशासन ने सुपरमार्केट्स में प्लास्टिक बैग के उपयोग पर पाबंदी लगा दी। अब सरकार, पर्यावरणविदों और आम लोगों का प्रयास है कि प्लास्टिक का कम उपयोग किया जाए और कैसे प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाए, इसकी भी कोशिशें जारी हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबर दुनिया की में आज के इस अंक में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।